नमस्कार मेरे भाई बहनों, भावी अध्यापकों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान बोर्ड में 11th और 12th में समान रूप से चलने वाली एक हिंदी साहित्य की किताब, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जिसकी हम शुरुआत कर चुके थे और हम पहुंच चुके थे अपभ्रंश पर। मतलब हमने देखा कि किस तरह से सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद में प्राकृत, फिर प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश फिर 3 भागों में बटा: शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। फिर जो हमारी राजस्थानी भाषा है वो कहाँ से निकली और हिंदी भाषा का उदय कहाँ से हुआ, वो हम देख रहे थे। तो शौरसेनी अपभ्रंश की कुछ उपभाषाएं और बोलियां थी। तो शौरसेनी अपभ्रंश की हम पढ़ चुके थे कि 5 उपभाषाएं थी और 18 बोलियां थी। तो पश्चिमी हिंदी, इनकी उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, पूर्वी हिंदी में कौन सी, राजस्थानी में कौन सी, पहाड़ी में कौन सी और बिहारी में कौन सी। तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, जिसको हम कोरवी भी कहते हैं, ब्रिजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, पहाड़ी में पश्चिमी, पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, और बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। इनको इनमें से प्रश्न ज़रूर आता है और हर बार आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। तो ये जो छोटा सा पैराग्राफ है आपको कंठस्थ कर लेना है कि पश्चिमी हिंदी इस तरह से पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है। तो आपको दे देंगे अवधी, बघेली, फिर दे देंगे भोजपुरी, है ना। तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इनको या तो ट्रिक बनाकर याद करो, या फिर आपको जिस तरह से सही लगे, उचित लगे, वैसे याद करो या लिख कर याद करो। लेकिन ये जो 5 उपभाषाएं और इनके अंतर्गत आने वाली बोलियों को आपको अच्छे से रट लेना है। इसमें से 1 या 2 प्रश्न पक्के आते हैं। तो अगर हमारा एक प्रश्न भी सही होता है तो हमें कितनी खुशी होती है। तो इसके लिए छोड़ना नहीं, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अभी हम एक एक उपभाषा और उसके अंतर्गत आने वाली बोलियों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में पहला स्थान खड़ी बोली का है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासन होने से इसको कौरवी कहते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में ये बहुप्रचलित बोली बोली जाती है। इसमें लोक नाटक, कहानी, लोक काव्य, गीत आदि की रचनाएं हुई। ये देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी। तो यहाँ तक आपने समझा कि जो खड़ी बोली है इसका सब बोलियों में, हिंदी की बोलियों में पहला स्थान है। दूसरी बात, ये कहाँ पर बोली जाती है, ये पूछा जाता है कि ये बोली कहाँ पर बोली जाती है। तो ये बोली जाती है गाजियाबाद, दिल्ली, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर, इसके आसपास के क्षेत्र में। ठीक है। और कौरव वंश का शासन होने के कारण, इस क्षेत्र में कौरव वंश का शासन होने के कारण इसको कौरवी भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौरवी बोली कहाँ पर बोली जाती है या फिर खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है। ये देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी। मध्यकाल में आते आते इसमें अरबी फारसी के शब्द भी सम्मिलित हो गए और ये हिंदुस्तानी के नाम से जानी गई। इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का बाहुल्य है। तत्सम मतलब संस्कृत के जो शब्द इसमें शामिल हैं वो उनको कहते हैं तत्सम। ठीक है। तो इसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में संस्कृत शब्द भी हैं। ये ठेठ हिंदी की सबसे निकट की बोली है। वर्तमान में हिंदी काव्य इस खड़ी बोली में ही लिखा जाता है। हम जो बोलते हैं, हमारी जो बोलचाल की भाषा है, हम जो पढ़ते हैं हिंदी में, पाठ जो पढ़ते हैं वो भी इसी खड़ी बोली में है। फिर दूसरी है हरियाणवी। हरियाणा प्रदेश की बोली होने के कारण इसे हरियाणवी कहते हैं।
ये चंडीगढ़ के आसपास पटियाला, अंबाला, हिसार व रोहतक के क्षेत्रों में बोली जाती है। कहीं कहीं इसमें पंजाबी भाषा का पुट भी आ गया क्योंकि ये पंजाब प्रांत के निकट है। तो आपको पता है हरियाणा पंजाब से सटा हुआ है, तो इसके लिए पंजाब का प्रभाव तो आना स्वाभाविक है। इसके लिए यहाँ पर पंजाबी भाषा के शब्द भी मिल जाते हैं। यहाँ के लोक साहित्य में ये बहुत प्रचलित है। इसे ग्रामीण क्षेत्र में बांगरू के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली को कोरवी, हरियाणवी को बांगरू। फिर है कन्नौजी। कानपुर के आसपास का क्षेत्र कन्नौज प्रदेश कहलाता है। इसका प्रभाव कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद व हरदोई क्षेत्र है। ब्रज भाषा के शब्दों के समान शब्द एवं बोलने का लहजा होने के कारण इसको ब्रज जैसी ही समझते हैं, किंतु ये ब्रज भाषा से भिन्न है। कौन सी? कन्नौजी। मतलब कानपुर के आसपास का क्षेत्र कन्नौज प्रदेश कहलाता है और इसका प्रभाव कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई ये इसके क्षेत्र है। ब्रज भाषा के शब्दों के समान शब्द और बोलने का लहजा होने के कारण इसको ब्रज जैसी ही समझते हैं, लेकिन ये ब्रज भाषा से अलग है। यहाँ कान्य कुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य था, इसलिए इसे कन्नौजी कहते हैं। तो हर भाषा का उसके नामकरण के पीछे कोई न कोई कारण जरूर रहा है। इसके लिए मतलब कोरवी, खड़ी बोली को कोरवी क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस क्षेत्र में बोली जाती थी वहाँ कोरवों का शासन रहा है। फिर हमने देखा कि हरियाणा में कि पंजाब प्रांत के ये निकट है और वहाँ के शब्द भी इसमें शामिल हैं और ग्रामीण शब्द हैं इसमें, तो इसके लिए इसको बांगरू कहा जाता है। फिर कन्नौजी, यहाँ कान्य कुब्ज ब्राह्मणों का बाहुल्य था, इसके लिए इस भाषा को कन्नौजी कहा जाता है, इस बोली को। ब्रज भाषा, ये ब्रज मंडल मथुरा वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसे ब्रज भाषा कहते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है। तो ये लाइन भी महत्वपूर्ण है कि शौरसेनी अपभ्रंश का जो मध्यवर्ती रूप है ये इसमें झलकता है, क्योंकि शूरसेन प्रदेश की ये प्रमुख बोली रही है। ब्रज का क्षेत्र विशाल है। आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी, धौलपुर व भरतपुर आदि इस क्षेत्र में आते हैं। तो राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर में ये भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। हिंदी जगत में ब्रज का साहित्य अधिक लोकप्रिय होने के कारण ये लोगों में बहुप्रचलित है। तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली बोली है वो है ब्रज। सूरदास, नंददास, केशव बिहारी, घनानंद, पद्माकर तथा अष्टछाप के अन्य कवियों की रचनाएं इसी ब्रज भाषा से मंडित है। ये मन को मोहने वाली मीठी बोली होने के कारण जनप्रिय हो गई। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। बुंदेली, बुंदेल राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहते हैं। समझ में आया कि बुंदेल राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसको बुंदेली कहते हैं। इसका प्रदेश है ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद, हमीरपुर के आसपास का क्षेत्र। बुंदेली में लिखी गई आलाखंड एक सुप्रसिद्ध रचना है। ये पूछा जा सकता है कि आलाखंड है वो कौन सी भाषा में लिखी गई, और तब हम मतलब देखो ना कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया, मतलब कितना डीपली पूछा है, जबकि डीपली क्या 11वीं 12वीं की हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास से पूछा गया प्रश्न है, जो कि हम इसको बिल्कुल भी डीपली नहीं बोल सकते। और देखा जाए तो ये प्रश्न हमें नॉर्मली गाइड में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो वो ये हो जाता है कि ये कितना डीपली पूछा गया। तो आलाखंड एक सुप्रसिद्ध रचना है और लिखी गई किस भाषा में? बुंदेली में। उसकी ओजस्वी शैली मन में जोश भर देती है। आला की शब्दावली बुंदेली से काफ़ी मिलती जुलती है। तो आलाखंड जो है वो बुंदेली में लिखी गई रचना है। फिर है अवधी। पूर्वी हिंदी की बोलियों में ये हमने जो पढ़ी ना, ये सब पश्चिमी हिंदी थी और इसकी 5 बोलियां हमने पढ़ ली, हरियाणवी, कोरवी और बुंदेली, ब्रजभाषा और कौन सी थी? कन्नौजी। ठीक है।
अभी हम पूर्वी हिंदी के पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैंने पूर्वी हिंदी का आपको बताया था पहले, अब तक 36 है ना। तो पूर्वी हिंदी में ये तीनों भाषाएं आती, कौन सी? अब तक 36, मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलो देखते हैं हम अवधी। पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान अवधी का है। ये अयोध्या के आसपास की बोली है। अयोध्या का वर्तमान नाम अवध प्रदेश है। तुलसी की रामचरितमानस अवधी की प्रसिद्ध कृति है। इसका प्रसार अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद व बाराबंकी आदि क्षेत्रों में है। तो मतलब अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद, बाराबंकी ये महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर अवधी भाषा बोली जाती है। तुलसी और जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। और ऊपर हमने देखा ब्रज भाषा का, तो उसमें सूरदास, नंददास, बाकी और भी अन्य कवि थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्रज भाषा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और अवधी भाषा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। सूफी कवियों की रचनाएं अवधी में रची गई, जैसे मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन की मृगवती, मंजन की मधुमालती व जायसी की पद्मावत। ये रचनाएं अवधी में ही रची गई। तो कौन कौन सी रचनाएं थी जो कि अवधी भाषा में रची गई? बुंदेली में कौन सी, ब्रज भाषा में कौन सी, अवधी में कौन सी? तो मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन की मृगवती, मंजन की मधुमालती, जायसी की पद्मावत। फिर है बघेली। रीवा क्षेत्र में कभी बघेल राजाओं का साम्राज्य रहा, इसलिए इसे बघेलखंड के नाम से जानते हैं और यहाँ बोले जाने वाली बोली को बघेली कहते हैं। तो रीवा जो क्षेत्र है उसमें बघेल राजाओं का साम्राज्य रहा और इसलिए इसे बघेलखंड के नाम से जानते हैं और यहाँ पर जो बोली जाती है उसको बघेली कहते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। ये रीवा, सतना, मेहर, नागौद, जबलपुर में बोली जाती है। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे अवधी की एक उपबोली भी मानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बघेली को कौन सी भाषा की उपबोली माना जाता है, तो ये अवधी की उपबोली भी समझी जाती है। फिर अगला है छत्तीसगढ़ी। मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता है। इसे अलग राज्य का दर्जा भी मिल गया। ये बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर और नंदगी के आसपास बोली जाती है। छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य अपने आसपास के अंचल में ही प्रचलित है। इसका कोई विशिष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में, बोली में कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं होता। ये अपने ही क्षेत्र में बोली जाती है और दूसरे क्षेत्रों में इसका प्रभाव उतना नहीं है। तो हमने पश्चिमी और पूर्वी 2 उपभाषाएं देख ली और इसके अंतर्गत आने वाली 8 बोलियों को देख लिया। और आपको बताना है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज इतना ही। आगे दूसरी उपभाषाएं और उनकी बोलियों का सामान्य परिचय हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से हमें बोरियत लगेगी और अब हमारे पास समय है, इसके लिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। धन्यवाद।